क्या हो गया? कितना? 23 24 कर दो यार। 20 अच्छा 17 पे था। अच्छा ठीक है चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो। हाँ तो जो पिछला चैप्टर था उसमें एक टॉपिक बचा, नहीं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो एक टॉपिक बचा है जिसका नाम ये है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें क्या था एक्चुअली, वीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वही जिसको अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो उसने क्या किया, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था क्या, उसने ना एक ऑब्जेक्ट लिया ऐसे ही, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कर दिया। मान लो इसका टेम्परेचर कर दिया 2000 केल्विन, तो ये हीट देने लगा। तो उसने ये पता करने की कोशिश करी कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट मतलब हीट आती है और कौन सी वेवलेंथ की नहीं आती। फिर उसने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, 2100 कर दिया। फिर ये पता करने की कोशिश करी कि कौन सी वेवलेंथ, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, कई बार क्या होता था, अपन किसी को गर्म करते जाए ना तो उसका कलर बदलता जाता था। जैसे कभी वो रेड कलर का दिखने लगता था, कभी येलो का दिखने लगता था, तो उसको लगा इसका मतलब अगर रेड का दिख रहा है तो रेड की वेवलेंथ निकल रही है, येलो दिख रहा है तो येलो की वेवलेंथ निकल रही है। तो वो यही पता करना चाहते थे कि कौन से कलर की वेवलेंथ निकल रही है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि एक ही कलर की वेवलेंथ निकलती है। समझे, मतलब कि अगर येलो कलर है, अब येलो दिख रहा है तो हो सकता है 5000 एंगस्ट्रॉम ही निकल रहा हो, रेड दिख रहा है तो हो सकता है 10,000 निकल रहा हो, मतलब 8000 निकल रहा हो। तो ऐसे वो सोचता था और सभी लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया ना कि हीट करके, तो उसने देखा कि ऐसा नहीं होता कि एक ही वेवलेंथ निकल रही है, सारी ही वेवलेंथ की हीट निकल रही होती है। किसी वेवलेंथ की हीट ज्यादा निकल रही होती है, किसी वेवलेंथ की हीट कम निकल रही होती है। तो उसने एक ग्राफ बनाया था जिसमें उसने वाई एक्सिस पर लिखा था एमिसिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एमिसिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। एमिसिव पावर होता था ना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये पता किया उसने कि यार किस वेवलेंथ की कितनी एमिसिव पावर है। इसको वो एक सिंबल से डिनोट करता था, एमिसिव पावर को तो ई डिनोट किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ एक वेवलेंथ की बात हो रही है ना, तो लैम्डा, ई और नीचे लैम्डा। और यहां पर एक्स एक्सिस पर वो वेवलेंथ लिख देता था, ताकि ये बता पाए कि किस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी है, किस वेवलेंथ की कितनी एमिसिव पावर है। तो वो सोचता ये था कि अगर मुझे रेड दिख रही है तो सिर्फ रेड जो 8000 एंगस्ट्रॉम है उसी की लाइट आनी चाहिए, उसी की हीट आनी चाहिए। अगर ग्रीन दिखने लगे तो ग्रीन की आनी चाहिए। लेकिन उसने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है। जैसे किसी वेवलेंथ की कम है इंटेंसिटी, किसी की थोड़ी और ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है। तो उसने कहा इसका मतलब पहली चीज तो जो मैं ये सोच रहा था कि ओनली वन वेवलेंथ इज एमिटेड, इट इज रॉन्ग। ऑल वेवलेंथ्स आर एमिटेड, सम इन स्मॉलर क्वांटिटी, सम इन लार्जर क्वांटिटी। तो ये जो सबसे लार्जर क्वांटिटी की वेवलेंथ है ना, सबसे ज्यादा जो मिली, यही वाला कलर अपने को दिखता होगा ऑब्वियसली।
तो इसको उसने लिख दिया लैम्डा एम, मतलब वो वाला वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है। समझे लॉजिक? और ये उसने किसी टेम्परेचर के लिए बनाया, तो सपोज ये किसी टी टेम्परेचर के लिए है। समझे ग्राफ कैसा बना? तो एक बार एक सवाल आया था, उसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक उसमें था ओनली सम वेवलेंथ्स आर एमिटेड, तो ये गलत हो गया था, है ना, क्योंकि सारी ही वेवलेंथ एमिट हो रही थी। अच्छा, फिर उसने ये देखा कि जब उसने इसको 2000 से बढ़ाकर 4000 केल्विन कर दिया तो कलर बदल गया। तो उसने कहा कलर बदल गया मतलब जो कलर मुझे दिख रहा है अगर वो बदल गया तो वेवलेंथ बदल गई, जिस जो सबसे ज्यादा निकल रही है। तो उसने देखा कि जब टेम्परेचर वो बढ़ाता था ना तो ये ग्राफ ऐसे हो जाता था। ऐसे हो जाने का मतलब ये है कि जिस वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है ना वो वेवलेंथ कम हो जाती थी। तो उसने एक लॉ दिया जिसको अपन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं कि यदि टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो जिस वेवलेंथ पर अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो वेवलेंथ कम हो जाती है। यानी लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो लैम्डा नहीं प्रोपोर्शनल है, लैम्डा तो सारे ही लैम्डा मिल रहे हैं, लेकिन वो वेवलेंथ जिस पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर यदि डबल करोगे ना तो जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही होगी वो आधी हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है। तो जैसे जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट मिल गया, उसको अपन कहने लगे बी। तो ऑब्वियसली जिसने लॉ निकाला वो अपने ही नाम पे रखेगा नाम, है ना। तो इस बी को कह देते हैं समझे, बस इतना सही लॉ है उसका। मतलब वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी ने ही इसको स्टडी किया, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ वीन है। प्लैंक ने भी पढ़ा, इसमें पूरी जनता इसको कर रही थी, है ना। तो यहां से ये बी की जो वैल्यू है ना वो होती है 0.0, मतलब मैं वैल्यू बता देता हूं लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये वैल्यू ज्यादा वो पूछेंगे, सेंटीमीटर केल्विन। लेकिन ये वैल्यू एक बार चेक कर लो एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग दी रखी है, कुछ कुछ जगह 10 की पावर में दी है। वीन्स कांस्टेंट WEIN, देखो जैसे एक जगह लिखी है 2.89777 इंटू 10 की पावर -3, 2. हाँ 0.2897, 0.2897 है ना। तो यही लिख लो। तो मैं इसकी वैल्यू हटा ही देता हूं क्योंकि वो देते हैं अपने हिसाब से ना, आंसर सही से आ जाए इस हिसाब से दे देते हैं। यही लिख दे 0.2897, लेकिन इसमें विश्वास मत करना इस वैल्यू पर, ठीक। वो एग्जाम में देंगे जो भी वैल्यू होगी। एक बार ही एक क्वेश्चन आया है उसमें उन्होंने ये वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। और एक दो जगह देख लेते हैं वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ टेम्परेचर तो केल्विन में ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, यही दे रखी है। हाँ इसका ये भी मतलब हुआ कि लैम्डा एम और टी इनका जो प्रोडक्ट है वो बी के बराबर है।
मतलब लैम्डा एम यानी जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो, और जो टेम्परेचर है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं, देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि अगर मान लो एक टेम्परेचर है टी और उस पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो 2000 एंगस्ट्रॉम पे मिलती है, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर 4T कर दिया जाए तो किस वेवलेंथ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी? तो अपन लिखेंगे कि 2000 इंटू टी, ये बी के बराबर होगा, और बाद में लैम्डा एम इंटू 4T, ये भी बी के बराबर होगा। तो अगर ये टी और टी कैंसिल कर दिया जाए तो लैम्डा एम कितना आ जाएगा? 2000 अपॉन 4 यानी 500 केल्विन। समझ पा रहे हैं? एंगस्ट्रॉम, अजीब सही लॉ है। ठीक है, कोई डाउट? किसी के पास पैकेज है क्या? बस एक वो देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए है ना। हाँ, ये देखो, सबसे पहले तो एक आया था 2018 में, ये देखो ये देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखो क्या लिखा है, द पावर ये ब्लॉक बॉडी लिख दिया, ब्लैक बॉडी है इस टी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ठीक है भाई, if the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 lambda by 4, मतलब उन्होंने कहा कि पहले वो लैम्डा नॉट पर मैक्सिमम एनर्जी देता था, अब वो मैक्सिमम एनर्जी किस पे दे रहा है? 3 लैम्डा नॉट बाय 4। तो हम कहेंगे कि मान लो पहले उसका टेम्परेचर था T1, बाद में उसका टेम्परेचर है T2, तो पहले लैम्डा नॉट पर दे रहा था मैक्सिमम एनर्जी, बाद में इस पर दे रहा है, तो लैम्डा नॉट इंटू T1 ये भी बी होना चाहिए, और 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू T2 ये भी बी होना चाहिए। तो इससे हमें T2 और T1 में एक रिलेशन मिल गया, 4T1/3। ये समझे क्यों टेम्परेचर में हमने रिलेशन निकाला? क्योंकि आपको याद हो कल मैंने बताया था कि जो पावर का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सिग्मा ए टी की पावर 4, है ना। तो पहले जो पावर थी P, वो है सिग्मा ए T1 की पावर 4, बाद में पावर उन्होंने लिखा है कि NP हो गई, तो NP होना चाहिए सिग्मा ए T2 की पावर 4, मतलब
तो अब P की जगह ये रख देते हैं, तो N। अब देखो 4 की पावर 4, 4 4 जा 16 और 16 16 जा 256, 3 3 जा 9 और 81। तो N कितना आ गया? आया समझ में? बताइए। ठीक है ना, ये सवाल मतलब लोगों को कठिन लगता है क्योंकि बहुत से लोग ना वीन के लॉ बस सिर्फ पढ़ लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। तो समझ गए ना कैसे यूज करना है? ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन है। दो तीन ही सवाल आए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। आ गया आ गया, ये लो इसको दो। 2016 में आया था ये। देखिए एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है। अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760, ये उन्होंने बता रखा है। ठीक है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस, देखो ब्लैक बॉडी इतने टेम्परेचर पे है, वो कह रहे हैं कि 250 नैनोमीटर पे जो एनर्जी एमिट हुई वो U1 है। 500 नैनोमीटर जब वेवलेंथ देखी तो भाई हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट होती है ना, तो 500 नैनोमीटर की एनर्जी कितनी है? U2। 1000 नैनोमीटर की कितनी है? U3। और वीन का कांस्टेंट उनने यहां दे रखा है नैनोमीटर की है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये उनने पूछा। तो क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन क्या है? चलो पहले देखते हैं आके। ठीक है। एक ऐसी वेवलेंथ होगी ना जिस पर मैक्सिमम होती होगी, वो वीन के लॉ को फॉलो करता होगा। अब पहले चेक करते हैं। देखो टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो हम लिखेंगे लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी। 2.88 इंटू 10 की पावर 6। तो लैम्डा m आ जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 5760। आप देखिए ये लिख दे तो 288 और 1 2 3 4 और नीचे 5760। तो 288 को ना 2 से मल्टीप्लाई करो तो 576 आ जाता है। तो ये तो बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा 2। तो ये 500 नैनोमीटर आएगा। मतलब 500 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा है? U2 सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो वीन ने क्या क्या देखा था? पहली चीज तो उसने देखी थी हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये तो ये बता रहे हैं कि 250 पे कोई एनर्जी नहीं है, 1000 पे कोई एनर्जी नहीं है, वो तो गलत है क्योंकि हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। तीसरा है कि U1 U2 से बड़ा है। U1 मतलब 250 नैनोमीटर पे मिलने वाली एनर्जी 500 नैनोमीटर पे मिलने वाली एनर्जी से गलत है, ज्यादा है। तो क्या ऐसा सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 500 नैनोमीटर वाली सबसे ज्यादा है। तो इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या है ये देख लेते हैं। इसमें U2 U1 से बड़ा है, 500 नैनोमीटर की एनर्जी 250 वाले से ज्यादा। सही है ये? बताओ, हुआ क्लियर?
चलो एक और कर लेते हैं, क्या नहीं समझ में आया? आ गया भाई, एक वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा नहीं है किसी एक वेवलेंथ की? पावर वही तो होती है यार, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी ज्यादा तो पावर ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली। समझ में आया? चलो एक और करते हैं। ये सवाल एक्चुअली बहुत लोगों को समझ में कभी आया ही नहीं, तो अगर आपको आ गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, जैसे ये वाला देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो फॉर्मूला ही लगाया। इसमें वो नहीं लगाते एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि वो एक फोटोन की एनर्जी होती है यार। एच सी बाय लैम्डा टोटल एनर्जी थोड़ी होती है ना? ये देखो, ये 2015 में आया था। सवाल पूरा पढ़े तो बहुत आसान है ना, कई लोग पढ़ते ही नहीं सवाल इतना बड़ा। अब देखो क्या लिखा है, ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टार, 3 अलग अलग स्टार हैं, उनसे लाइट आ रही है, उसको देखा जा रहा है। तो इट वॉज फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पी। तो जो पी है उसमें वायलेट कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम इन आर, जो आर है उसमें ग्रीन कलर की सबसे ज्यादा है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, जो क्यू है उसमें रेड कलर की सबसे ज्यादा है। ठीक है, कह रहे हैं आप पी का टेम्परेचर टी पी है, क्यू का टेम्परेचर टी क्यू है, और आर का टेम्परेचर टी आर है। तो बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है जिसपे मैक्सिमम, उस पर टेम्परेचर सबसे कम। अब इनमें आप देखिए, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना? तो टी क्यू सबसे कम होगा, टी क्यू सबसे कम होगा। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो टी पी सबसे ज्यादा होगा। तो फिर ऑब्वियसली टी आर उनके बीच में होगा। तो पी आर क्यू पहला ऑप्शन आ गया। समझ में आया लॉजिक? बताइए, है ना, कैसे यूज करें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। ये पिछला वाला सवाल आ गया था समझ में, एक बार फिर से देख लो। एक ब्लैक बॉडी 5760 5760 केल्विन पर थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो 250 नैनोमीटर पे एनर्जी एमिट हुई वो U1 है, 500 नैनोमीटर पे एनर्जी एमिट हुई वो U2 है, 1000 पे एमिट हुई वो U3 है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो हमने पहले दो को गलत क्यों कहा? क्योंकि वीन ने जो ग्राफ बनाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो ऐसा था, इससे ये प्रूव होता था कि हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। जैसे 250 यहां कहीं होगा, 500 यहां कहीं होगा, 1000 यहां कहीं होगा। तो 250 की एनर्जी जीरो थोड़ी है, 500 की जीरो थोड़ी है, 1000 की जीरो थोड़ी है ना? अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है, वो वेवलेंथ निकालने के लिए हमें वीन का लॉ लगाना पड़ता है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। तो हमने वो लगा के देखा कि 500 नैनोमीटर आ रहा है, तो हमने इसको कह दिया 500। तो ये 250 हो गया और यहां 1000 हो गया। अब अगर कोई हमसे कहे कि इसमें और इसमें बताओ 250 और 1000 में किसकी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि हमें नहीं पता, क्योंकि वीन का लॉ हर वेवलेंथ के लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ मैक्सिमम के लिए। हमें बस ये होता है 500 की इन दोनों से ज्यादा है, इनमें आपस में किसकी ज्यादा है ये हम नहीं बता सकते। समझे लॉजिक? क्लियर हुआ ये वाला? अब समझ में आ गया वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ? ठीक है ना? बी की यही वैल्यू याद कर सकते हो, लेकिन हो सकता है वो वैल्यू को चेंज कर दें। ठीक है,
ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया चैप्टर। हाँ बोलो। हाँ क्या कह रहे हो? एम ना नैनोमीटर केल्विन ना, सेंटीमीटर केल्विन भी हो सकता है, नैनोमीटर। अब उनने सब नैनोमीटर में दे रखे थे, तो उनने इसको चेंज करके नैनोमीटर केल्विन कर दिया। क्या चीज है? आइडियल ब्लैक बॉडी? आइडियल ब्लैक बॉडी तो कोई भी नहीं होती। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब क्या क्वेश्चन क्या है बताओ? मॉड्यूल में दिया हुआ है, बताओ कहां? कहां दिया हुआ है बताओ? आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब बस वो होती है जिसकी एज इसके लिए 1 हो जाए, बस। सन, अगर सन सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले तो वो आइडियल ब्लैक बॉडी हो जाएगा। नहीं, एब्जॉर्ब हो भाई एमिट तो इसलिए करता ना, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर एब्जॉर्ब कर पाए, हमें क्या पता, अब कोई सन को कूल डाउन करे फिर उसे हीट दे तब पता चलेगा। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब होगा सन ब्लैक बॉडी, अगर उस पर एनर्जी गिरती होगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता होगा। कोई और किसी तरह का सवाल हो तो बताइए। हाँ नया चैप्टर तो स्टार्ट हो, कोई नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ठीक, क्या प्रैक्टिस नहीं करी तो करो प्रैक्टिस। कोई मना कर रखे प्रैक्टिस करने को? ये लो, चलो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ? मेरे ख्याल में आप सबको ही पता होगा। द अमाउंट ऑफ heat energy given to a gas, the amount of heat energy given to a gas is used partially to do some work by the gas, and the remaining heat is used to increase the internal energy of the gas। कि जितनी भी हीट हम गैस को देते हैं उसका कुछ हिस्सा वो गैस वर्क करने में इस्तेमाल कर देती है, और जो बाकी हिस्सा है उससे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेती है। इतना ही लॉ है ना? क्या है, अगर इसको वैसे लिखना चाहें तो जो भी हीट आपने दी उसके कुछ हिस्से का यूज वर्क करने में हुआ और बाकी हिस्से से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। यहां पर ये जो डेल्टा क्यू है इसका मतलब है
heat given to the gas, गैस को जो हीट अपन ने दी, ये जो है ये है वर्क डन बाय द गैस, गैस ने जो वर्क किया, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। वैसे पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में, क्या कह रहे हो, फॉर्मूला पढ़ा था ना, अलग था फॉर्मूला। अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, ये ठीक है, समझ में आया लॉजिक। क्या ये क्लियर हुआ बताइए। ठीक है, अब देखिए बस हमें क्या करना है इस चैप्टर में ना, हमें इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है और फिर अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक, कर लिया था कॉपी सबसे, कोई रह गया करने से कॉपी। सबसे पहली चीज तो इसमें होता है कि साइन कन्वेंशन, कब किसको प्लस रखें और कब किसको माइनस रखें। ठीक है, तो लिखिएगा साइन कन्वेंशंस। सबसे पहला टर्म है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू के बारे में हम लिख सकते हैं कि इफ हीट इज supplied, if heat is supplied to the gas, then डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। अगर हम गैस को हीट दे दे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है। और दूसरा, इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, तो उस केस में डेल्टा क्यू निगेटिव हो जाता है। मतलब अगर आपने गैस को हीट दी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर आपने गैस से हीट ले ली तो डेल्टा क्यू निगेटिव। कोई कहे कि भाई 100 जूल एनर्जी हीट हमने गैस से ले ली तो डेल्टा क्यू -100 होगा। वो माइनस बस ये बताने के लिए कि वो 100 जूल ले ली गई है गैस से। समझ गए? कोई डाउट? इसके बाद एक चीज होती है डेल्टा डब्ल्यू, यानी वर्क डन। कब हम वर्क डन को पॉजिटिव माने और कब हम वर्क डन को निगेटिव माने। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यदि गैस की वॉल्यूम बढ़ जाए, देन डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होता है। एंड इफ
वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, तो जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ी तो पॉजिटिव, कम हुई तो निगेटिव। ये जो हम डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव लिखते हैं ना, तो अगर डेल्टा डब्ल्यू कोई आदमी पॉजिटिव लिख रहा है, इट मींस दैट वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया। और अगर डेल्टा डब्ल्यू आप निगेटिव लिख दे, तो इट मींस दैट वर्क इज डन ऑन द गैस। इसमें से किसी भी स्टेटमेंट में आपको डाउट लग रहा हो तो बताइए। यार फिजिक्स में कोई चीज उल्टी होती नहीं, सब सीधा ही होता है। केमिस्ट्री अब उल्टा ही है तो क्या करें हम, मतलब कन्वेंशन। तो क्लियर हुआ, बताइए, इसमें कोई डाउट है? समझ गए यार? इस बारे में ना बात बाद में करेंगे कभी। अब देखिए, ये हो गया, और एक डेल्टा यू के बारे में और कर लेते हैं। डेल्टा यू, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, है ना? तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, मान लीजिए गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो उस केस में डेल्टा यू हो जाता है पॉजिटिव। एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, तो उस केस में डेल्टा यू हो जाता है निगेटिव। ठीक है, तो इतना समझ में आया है ना, सिर्फ साइन कन्वेंशन। अब हम क्या करेंगे, जो एक एक पॉइंट है ना, जैसे डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा यू है, डेल्टा क्यू है, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक, हो गया? तो हो गया हो तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहीं पे। वर्क डन बाय द गैस वर्क डन बाय द गैस। देखो, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक पिस्टन है, ये, और इस पिस्टन में एक, नहीं पिस्टन, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक गैस भर के इसको हमने एक पिस्टन से बंद कर दिया।
तो अंदर गैस है। अब देखो आखिर केमिस्ट्री वाले ना क्यों उल्टा कन्वेंशन लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपने अंदर गैस भरी और छोड़ दिया इसको। अब क्या होता होगा कि जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं वो गैस के मॉलिक्यूल ना बार बार कंटेनर की दीवार से टकराते होंगे। सब दीवारों से टकरा रहे होंगे पर पिस्टन की दीवार से भी टकरा रहे होंगे, टकरा के वापस लौट रहे होंगे। तो इसका मतलब उनका मोमेंटम बदल रहा होगा। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसको अगर आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये फोर्स हो जा रही होगी। तो ये पिस्टन की जो दीवार है, पिस्टन जो है ये उन मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा होगा। बदले में ये जो मॉलिक्यूल है ये पिस्टन पर भी फोर्स लगा रहे होंगे। वही फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है प्रेशर। जैसे अपन कहते हैं ना गैस का प्रेशर, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो जब दीवार से टकरा रहे हैं तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर है। लेकिन अब ये सोचिए कि इसके बाहर वैक्यूम थोड़ी है, इसके बाहर एयर है ना। तो एयर के भी तो मॉलिक्यूल इधर से ऐसे टकरा रहे होंगे और वो भी वापस लौट रहे होंगे, वो भी फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो बाहर एयर है उसका भी कुछ प्रेशर होगा। तो अंदर का जो प्रेशर है उसको अगर हम P लिख दें और बाहर के प्रेशर को लिख दें P एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मान लीजिए P बड़ा हुआ और P एक्सटर्नल छोटा हुआ तो क्या होगा? ये पिस्टन बाहर अपने आप ही आने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप आने लगेगा। और वो तभी आकर रुकेगा जब P और P एक्सटर्नल बराबर हो जाए। अगर ये वाला प्रेशर बड़ा हुआ और वो कम हुआ तो अंदर जाने लगेगा और तब रुकेगा जब दोनों बराबर। यानी फाइनली क्या होगा? P और P एक्सटर्नल बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? है ना। जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है ना, तब जो प्रोसेस होती है, आपने सुना होगा केमिस्ट्री वाले एक नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए, और इरिवर्सिबल तब होती है जब ये दोनों प्रेशर के बीच ज्यादा डिफरेंस हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब मान लो ये दोनों बराबर है, हमेशा ही बराबर रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो हुए तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अब मान लीजिए आपने इस पिस्टन को इधर खींच दिया, तो आपने जब इधर खींचा तो वॉल्यूम बढ़ गई। अब वॉल्यूम बढ़ने से हो सकता है प्रेशर कम हो जाए, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, एकदम से ऐसे नहीं खींचेंगे, हम इसको थोड़ा सा बाहर लेते हैं, जरा सा। सपोज dx, अब देखो इधर लिख देते हैं ठीक है। तो फिजिक्स में क्या किया जाता है, वर्क डन बाय द गैस लिखा है, यानी गैस का प्रेशर लिया जा रहा है। केमिस्ट्री में ये बाहर वाला प्रेशर लिया जाता है। अब आप सोचिए, यहां से गैस ने ऐसे फोर्स लगाई होगी P इंटू ए, बाहर से जो जो भी बाहर गैस हो उसने ऐसे फोर्स लगाई होगी। अब हमने पिस्टन को इधर खींचा तो जो हमारी फोर्स है डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ है, तो हम लोग जो dw लिखेंगे वो लिखेंगे पी ए इंटू डी एक्स इंटू कॉस जीरो। लेकिन जो केमिस्ट्री वाले dw लिखेंगे वो लिखेंगे पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180। इसीलिए जब जब फिजिक्स का वर्क पॉजिटिव हुआ है तब तक केमिस्ट्री का वर्क नेगेटिव हुआ है। समझे लॉजिक? इसीलिए वो अपने डेल्टा डब्ल्यू को माइनस करके लिखते हैं। लॉजिक समझ में आया? तो हो सकता है ये IUPAC नहीं किया और डिस्कवर, लेकिन वैसे नहीं भी डिस्कवर करता तो ये है। ठीक है, अब देखिए, तो DW को क्या लिख सकते हैं, P इंटू ये क्या हो गया DV, क्योंकि एरिया इंटू वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब ये तो आपको
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो सुनो, हम लोग तो कह रहे हैं गैस ने वर्क किया, तो हम गैस का वर्क ले रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कुछ भी हो रहा हो हमें कोई मतलब नहीं। केमिस्ट्री में चूंकि बाहर का प्रेशर ले रहे हैं तो उन्हें दिक्कत है कि ये बाहर का प्रेशर अंदर के बराबर हो है कि नहीं है, इसीलिए उन्होंने दो प्रोसेसेस बना दी। एक वो जिसमें बाहर का प्रेशर अंदर के बराबर है, उसे कह दिया रिवर्सिबल, और एक वो जिसमें नहीं है बराबर, उसे कह दिया इरिवर्सिबल। इसीलिए हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं पढ़ते, जबकि उन्हें पढ़ना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? अगर वो इसकी जगह ये कन्वेंशन ले लेते तो उन्हें भी नहीं पढ़ना पड़ता। अब चूंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, तो रिवर्सिबल में ये पी एक्सटर्नल पी के ही बराबर हो गया, तो इसको माइनस पी डीवी लिख देते हैं। समझ पा रहे हैं फर्क दोनों में, है ना? तो हमें ये वाला नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि डी डब्ल्यू कितना हुआ, पी डीवी। तो अब ये तो खैर जरा सा वर्क डन हुआ क्योंकि जरा सा अपन ने वॉल्यूम चेंज किया, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन, तो आप सोचिए कि जो डी डब्ल्यू था वो था पीडीवी, तो टोटल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू ये होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब है ना? तो इसीलिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी फ्रॉम V1 टू V2। अब समझे केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला माइनस लग के बन जाता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहर का प्रेशर लेते। तो कभी अब आपको कम से कम ये तो समझ में आ गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे जो मेन डिफरेंस है ना, जिस वजह से उसको नाम दिया गया, वो यही है कि अंदर और बाहर का प्रेशर सेम। हो गया? अब एक चीज और है, जैसे हमने लिखा कि ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, यानी प्रेशर को इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना? और इंटीग्रेशन का एक मतलब होता था ना एरिया, इसीलिए अगर कभी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हो, कोई भी प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ना कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करता। इसलिए नहीं टच करता क्योंकि कभी भी गैस की वॉल्यूम जीरो थोड़ी होती है ना? और प्रेशर जीरो का मतलब कि बिल्कुल वैक्यूम हो गई, तो वो भी नहीं होता, गैस है तो वैक्यूम कहां से है? ठीक है, इसीलिए हर ग्राफ कहीं ना कहीं इस पॉइंट से शुरू होता है और इस पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए ये कोई केस है, ठीक है, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रही है ना? एरो अपने को बताता है वॉल्यूम बढ़ रही है, तो क्या वर्क डन प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? प्लस होना चाहिए ना, अभी अभी लिखा था। तो अगर आप ये वाला एरिया निकाल लें, तो ये एरिया आपको
वर्क डन दे देगा। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द पीवी ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन। व्हाई? बिकॉज एरिया मींस इंटीग्रेशन। क्या पता ही नहीं, ये तो यार सेंट्रल टीम से हो रहा है, पर ये तो सेंट्रल टीम वाला है ना। है अरे यार, जब नीट के एग्जाम में एरर हो रहा है तो क्या किया जाए बताओ। अच्छा, तुम कुछ करने से कुछ होता है हमारे, तो फिर तुम कुछ करने से कुछ होता ही नहीं। तो कर लिया कॉपी, बताइए। इसमें मुझे कई बच्चों ने बताया कि एक दो सवाल गलत हैं, है ना। एक किसी का वो शायद 50% वाला था, उसका कुछ गड़बड़ हो रहा था। एक कोई ऐसा था जिसका कोई आंसर ही नहीं था, ऐसा कुछ 2-3 सवाल मुझे बता रहे थे। हाँ, फ्लक्स वाले का भी एक बता रहे थे कि वो T-1 लिखा है ना। 50% दिया है तो वैसे सॉल्व करके 125% है। नहीं, एरर तो नहीं लगा, तो 125% आना चाहिए था सॉल्व करके, पर ऑप्शन नहीं है। हाँ, यही बता रहे थे बच्चे। ये मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ये सेंट्रल टीम से आया है। मैं अगर पेपर बनाता तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब मैं। अच्छा, ये क्लियर हुआ, बताइए। मतलब मैं तो ये कोशिश करता हूँ पेपर बनाने के बाद कि उस पेपर को ना एक बार पूरा खुद से सॉल्व करके सारे आंसर निकालता हूँ, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार कोई मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये गड़बड़ी होना मुश्किल हो जाता है अगर अगर ऐसा हो। हाँ यार, अपना पेपर खुद ही सॉल्व नहीं हो रहा तो बच्चे क्या सॉल्व करेंगे बताओ, है ना, खुद ही बताओ। तो एक बार खुद से सॉल्व करना चाहिए ना अपना पेपर। हाँ ठीक है, तो समझ गए आप वर्क डन, कोई डाउट इसमें? अच्छा, हाँ, तो वर्क डन जो है हमने लिखा कि ग्राफ है का एरिया है और इंटीग्रेशन करके भी आएगा। पर आप देखिए अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहली प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। मेरे ख्याल में आइसोबारिक प्रोसेस आपने सुना होगा कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। तो प्रेशर इज कांस्टेंट। देखो, प्रेशर तो कांस्टेंट है पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है। तो मान लीजिए शुरू में प्रेशर था P, वॉल्यूम थी V1 और टेम्परेचर था T1। प्रेशर P था, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। मान लीजिए ये बदला, प्रेशर तो सेम रहा, वॉल्यूम हो गई V2, टेम्परेचर T2। तो आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा ही लगाई जा सकती है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब जैसे अगर आप इसमें पहले जो इक्वेशन दे रखे हैं उसके हिसाब से लगाएं तो PV1 इज इक्वल टू nRT1, ये लिख सकते हैं। फिर आप सेकंड के लिए ये लिख सकते हैं PV2 इज इक्वल टू nRT2। अब अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो P से P कट जाएगा, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। देखो ये जो है ये आइसोबारिक प्रोसेस का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस।
V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को शायद हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, है ना। तो क्लियर होगा, बताइए। ठीक है, अब इक्वेशन के बाद एक और चीज होती है वर्क डन। अब देखिए वर्क डन जो है उसका जो बिल्कुल जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब ये जो प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कभी भी चेंज नहीं हुआ, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई चीज कांस्टेंट है तो आप उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा P dV फ्रॉम V1 टू V2। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ये P, देखिए dV का V हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखिए P V2 माइनस V1। ये समझे। अच्छा, इसी में आप देखिए और आप इसको सॉल्व करें तो ये है PV2 माइनस PV1। अब PV2 को लिख सकते हैं ना NRT2, PV1 को NRT1। तो अगर आप चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं NRT2 माइनस NRT1, तो NR कॉमन आ गया, ये देखो। तो आइसोबारिक प्रोसेस के जो वर्क डन है उसके दो फॉर्मूले हैं, एक है P और ब्रैकेट में V2 माइनस V1, दूसरा है NR और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। लेकिन ये दो फॉर्मूले सिर्फ आइसोबारिक के हैं, क्योंकि सिर्फ आइसोबारिक में ही आप प्रेशर को बाहर ले जा सकते हैं। अब कोई और प्रोसेस हुई तो उसमें आप प्रेशर को बाहर नहीं ले जा सकते। तो हर प्रोसेस का वर्क डन अलग होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, वर्क डन के। अब हर प्रोसेस में इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए, उस प्रोसेस में वर्क डन पता होना चाहिए, और साथ ही साथ पता होने चाहिए उस प्रोसेस के ग्राफ। ठीक है, तो अब इसमें जैसे तीन ग्राफ होते हैं, एक P वर्सेस V, एक V वर्सेस T, और एक P वर्सेस T। तीन ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर। तो देखिए अगर हम ग्राफ बनाए P वर्सेस V, तो आप खुद ही देखिए यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, P से P ही रहा, पर वॉल्यूम V1 से V2 हो गई, वहां देख पा रहे हैं आप। तो वॉल्यूम पहले V1 थी, प्रेशर था P, फिर प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम बढ़ती गई और बढ़ के V2 हो गई। तो ये ग्राफ आप देखिए बिल्कुल सीधा ग्राफ है, P वर्सेस V। समझ में आया क्यों सीधा है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर हम यहीं पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो आप ये देखिए कि प्रेशर तो सेम है, टेम्परेचर भी पहले T1 था, बाद में T2 है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा।
टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P। टेम्परेचर को बढ़ाया हमने, लेकिन प्रेशर तो बढ़ा ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T1 से हो गया T2। ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाने से बस ये होता है कि कई बार ऐसा नहीं होता कि कन्वर्ट करो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में। तो अगर PV ग्राफ आपको ऐसा दिखे कि आपको लगे प्रेशर कांस्टेंट है, तो PT में भी प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, क्योंकि एक जगह वॉल्यूम है, एक जगह टेम्परेचर है। पर ये जरूर है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डबल हो गई तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। इसलिए अगर हम ग्राफ बनाए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये ग्राफ कैसा होगा? देखिए, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। हालांकि वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकती, तो एक्चुअली कायदे से तो ऐसा होना चाहिए, देखो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन कभी भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक तो पहुंच नहीं सकता। दूसरा यार, वॉल्यूम भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है कि वॉल्यूम जीरो होने पर ना, जीरो होने से पहले ही गैस लिक्विड में बदल जाती है। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। मान लीजिए कि पहले वॉल्यूम थी V1, टेम्परेचर था T1, दोनों बढ़ने लगे। वॉल्यूम हो गई V2, टेम्परेचर हो गया T2। बट इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो फिर ये आइसोबारिक प्रोसेस ग्राफ नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ दे दे V वर्सेस T का, तो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अगर ग्राफ ओरिजिन से पास ना हो तो आइसोबारिक प्रोसेस का नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि यार अगर तुम यहां देखो तो PV इक्वल टू NRT है, तो V हो गया NRT अपॉन P। जब T जीरो तो V जीरो ही तो होना चाहिए, है ना। ये तीन ग्राफ देख लो, आपको इसमें से किसी भी ग्राफ में कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। लग रहा है कोई डाउट? कोई डाउट नहीं लग रहा? शायद केमिस्ट्री में पहले ही आप पढ़ चुके हैं, ये भी एक रीजन है ना। अच्छा, क्लियर हुआ हो तो अगली प्रोसेस बता दूं। कौन सा? पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चेंज इन द वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम A टू B इज चेंज। देखो थीटा एंगल मूव किया ना, अब शुरू में भी V वेक्टर है, बाद में भी V वेक्टर है, तो 2V साइन थीटा बाई 2 ही तो होता है, तो 2V साइन 20, यही आंसर होना चाहिए। समझ में आया? बताइए, क्या कुछ डाउट? और आगे करें थोड़ा सा? अच्छा, अगली जो प्रोसेस है वो है
आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में? वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो अगर मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए प्रेशर था P1, वॉल्यूम थी V और टेम्परेचर था T1। जो चीज नहीं चेंज हो रही उसको अपन 1 या 2 नहीं लिख रहे। थोड़ी देर के बाद प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम V और टेम्परेचर हो गया T2। तो अगेन हम लोग वो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, P1V इज इक्वल टू NR T1। फिर हम यूज कर सकते हैं P2V इज इक्वल टू NR T2। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो देखिए आप, V से V कट जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन लिख देता हूं है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी को कई लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, या शायद कोई और भी नाम से बुलाया, गेल-लुसाक्स लॉ भी बोल सकते हैं, है ना। पर ये मतलब वैसे लॉ क्या है, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट है यार। मतलब उस टाइम में इनको लॉ इसलिए कहते थे क्योंकि उस टाइम में लोगों के पास कोई आइडियल गैस इक्वेशन था नहीं, तो एक आदमी एक्सपेरिमेंट से जो निकालता था उसे वो अपना लॉ बना देता था। समझ में आया? ठीक है, इक्वेशन हो गया। अच्छा, इसमें आप देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जैसे आप W को, डेल्टा W को ये लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV, तो ये dV तो जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम, इसीलिए डेल्टा W इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू जीरो, तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ, डेल्टा W जीरो होगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है ना, तो डेल्टा W अगर जीरो है तो डेल्टा Q और डेल्टा U बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए इतना समझ में आया? लेकिन वो अभी करेंगे हम, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इक्वेशन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, तो इतना समझ गए। चलो अब करते हैं फिर अगली क्लास में, है ना, अगली क्लास भी मेरी ही है।